निजात पाने का इंतजाम क्या किया? क्या आपने इस बारे में अपनी तैयारी कर ली? आप पे कौन ऐसा है जो इस लड़ाई को आपकी ताकत बन के और पूरी ईमानदारी, जिस तरह की सियासत आज हो रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मुकदमे, जेल, नोटिस, जांच, इन सब का सामना करके ईमानदारी से आपकी आवाज को कौन उठा सकता है? कि आपने ऐसा कोई साथी, कोई सहयोगी, ईमानदार, वफादार तैयार किया है? क्या आपने किसी ऐसे साथी को ताकत दी है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है? क्या आप इस बात को भी समझते हो कि अगर आईन को खतरा हो गया तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली होगी? क्या आप उस खतरे से जानकार हो? आज ये इस देश में हमें धार्मिक आजादी मिली है, वो इस संविधान की वजह से मिली है। अगर आज इस देश में हमें अपनी बात को रखने की आजादी मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। और अगर शरीयत के हिसाब से अपने धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाने की अगर इजाजत कहीं से मिली है तो वो इस संविधान की वजह से मिली। जब इस संविधान पे खतरा होगा तो शायद हम इस देश में दोहरे दर्जे के नागरिक बन, कि हमारे दिल में तो कुछ और होगा और हम पे थोपा कुछ और जाएगा। आप महसूस करो, जमहूरियत का मतलब है कि जो जनता चाहेगी वो होगा। लेकिन आज क्या हो रहा? जब सीए एनपीआर एनआरसी का कानून आया तो क्या आपसे पूछा गया? क्या बौद्धिस्टों से, ईसाइयों से, जैनों से, सिखों से, आदिवासियों से पूछा गया? जब अभी जीएसटी लागू हुई तो क्या व्यापारियों से पूछा गया? जब ड्राइवरों के खिलाफ अभी 2 महीने पहले कानून बनाकर ड्राइवरों से पूछा गया? जब कमजोरों पे के खिलाफ कोई कानून थोपा जाता, नोटबंदी या कुछ और जिसके बड़े फायदे सरकार ने गिनाए, क्या कभी आपसे पूछा गया? यानी कि बाकी बहुत कुछ तो बचा ही नहीं है, एक वोट की ताकत हम पे बची है। इसी वोट की ताकत से हम लड़ सकते हैं। अगर हमने ये वोट की ताकत भी खो दी तो शायद हमें सांस लेने के लिए भी इस देश में टैक्स देना पड़ेगा। वो दिन भी दूर नहीं। आप सबको ये फैसले आज के नहीं है, ये फैसले आज जो हम बैठे हैं जिम्मेदार समझदार लोग, हम तो मेहनत मजदूरी करके अपने रोजगार कारोबार से जी लेंगे अपनी जिंदगी। लेकिन आप ये अपने मन से पूछ के देखो, जो नस्लें हमारे घरों में तैयार हो रही, क्या हम उनको जवाब दे पाएंगे कि इतना बेहतरीन मुल्क जो आजादी के बाद बना था, जिसके साथ लाखों लोगों की कुर्बानियां थी, रेशमी रुमाल तहरीक चली, शामली से लेके जब तोपखाना लूटा गया दिल्ली तक, कितने मौलाना ने कुर्बानियां दी और क्या क्या नहीं सहा इस मुल्क की आजादी के लिए। क्या इस जब हम जाएंगे दिल्ली में तो इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि किसी एक जाति धर्म के लोगों की वजह से आजादी नहीं मिली। लेकिन जब वो आजादी छीनी जा रही है तो आपके पुरखों ने जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आप लोग क्या कर रहे हैं? और अगर आज भी आप किसी गुलामी में है कि कोई रहनुमा आपकी जिंदगी बचाएगा या आपकी जिंदगी में तब्दील लाएगा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो गलती सियासत में वो लोग लंबे समय से करते रहे, जो सिर्फ इस वजह से चुप थे कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। मैं चे गुवेरा को एक बहुत क्रांतिकारी, आप पढ़ना है मेरे कहने के बाद, उनकी बहुत अच्छी 4 लाइनें हैं कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मर ना जाए। मौत एक कड़वा सच्चाई आनी है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये अटल है। लेकिन अगर आप इस वजह से ना लड़े कि कहीं आप मर ना जाए तो फिर आप हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, तो फिर आपको क्या माना जाए? मेरे अंदर तो जितनी हिम्मत है, मैं अभी एमपी नहीं हूं, एमएलए नहीं हूं, मैं तो हमारी पार्टी में तो बहुत सारे जिला पंचायत सदस्य चेयरमैन है, मैं तो वो भी नहीं हूं, मगर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जहां भी मैं जिसकी आवाज बन सकूं मैं पूरी ताकत से खड़ा होता हूं और इतनी ताकत से खड़ा होता हूं कि जिसके पैर उखड़ने होते हैं वो मेरी जाने आने की कॉल पे उखड़ जाते हैं। बाकी जो मैं करता हूं वो तो मुझे वो ताकत जो है जमहूरियत ने, इस संविधान ने, आप लोगों की प्यार ने दी। मैं तो आपसे बस ये पूछना चाहता हूं, आप एक तराजू रख लो, आपका अंगूठा नहीं पकड़ेगा कोई, ना मैं पकड़ूंगा ना कोई और, आपके अंगूठे से फैसले होंगे। आप तराजू रख लो और आप नगीना की तस्वीर रख लो, और तराजू में जो भी यहां आसपास घूम रहा है आपके आसपास,
उस तराजू में उनको रख लो और तोल के देख लो कि कौन आपके लिए बेहतर है और कौन आपके लिए मुफीद है, कौन आपकी लड़ाई को अगर आपको सब जगह आजाद उनसे 21 ना मिला, सब लोगों से, एक से नहीं कह रहा हूं, सबको इकट्ठे करके 21 ना मिला, तब मुझे आप बता दें। आपका लोकसभा का मेंबर पहले दिन से सीना तान के आंख से आंख मिला के आपके हकों की, आपके नगीना की समस्याओं पे सीना ठोक के जो है लड़ेगा, आवाज उठाएगा और उनसे सवाल पूछेगा जिन्होंने आज तक ये नहीं महसूस किया कि इस नगीना के लोग कुछ मिलना चाहिए, इस नगीना के क्षेत्र के लिए कोई चर्चा होनी चाहिए। आप ये बता दो, आपने कभी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे को नगीना के लिए 15 साल में लड़ते देखा? नहीं। क्या नगीना बिजनौर में एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए? आप मुझे बताओ। होना चाहिए। कितने लोगों की जान चली गई? सलीम भाई मेरे इतने प्यारे साथी थे नेटवर्क से, जब मैं उनके इंतकाल में गया तो उनके भाई ने कहा सलीम सिद्दीकी के जो सांडू थे कि रात हम बात कर रहे थे 11 बजे, वो आपकी चर्चा कर रहे थे कि मुझे भाई का बड़ा प्रोग्राम कराना है नेटवर्क। और इतने में ही सीने में दर्द उठा, हम लेके गए धामपुर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। आप महसूस करके बताओ। उन्होंने मुझसे कहा चंद्रशेखर भाई मेरी तकलीफ है, ऐसे समय पे आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा कहो भाई कि अगर यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल होता तो आज सलीम भाई जिंदा होता, क्योंकि आजाद हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द जो है नमाज का समय हो जाएगा। ये अजान खत्म हो जाए, मैं 2 मिनट में अपनी बात को कर दूंगा, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आपको भी जो है अजान में नमाज में शामिल होना है। हम आने में लेट हुए शायद, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा सा लेट हुई तो सारी क्षेत्र में भी फिलहाल 2 बजे तक तो बिजी है सम्मान। देखो मेरे भाइयों, आप अभी नमाज अदा करने जाएंगे, दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ में आप लोगों की खैरियत की दुआ भी करेंगे, मुल्क की खैरियत की दुआ भी करेंगे, लोगों की सलामती की दुआ भी करेंगे। लेकिन ये बताओ, सलामत तो तभी रहेंगे ना जब ताकत बनेगी। बिना ताकत के कोई सलामत रहता देखा आपने? जिनके पास ताकत नहीं होती वो पत्थर में के पत्थर निकल जाते हैं। वो कहते ना, राजमहलों से खंडों का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा वो फना हो जाएगा। हम दरिया है, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस ओर चल निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं बहुत पैसे वाला नहीं, मैं बहुत, मेरे पीछे बहुत बड़े नाम नहीं है कि मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूं, किसी मुख्यमंत्री का भतीजा हूं। मैं आपका अपना चंद्रशेखर आजाद हूं और सीना ठोक के आपके साथ हूं। हर जुल्म जाती आपके हर हक अधिकार की लड़ाई को भाई बन के लड़ूंगा, कभी आपके पीछे नहीं खड़ाऊंगा, आपके सामने खड़ा रहूंगा। मेरी बात को याद रखना। और मेरी उम्र 60 साल नहीं है कि मेरा ये पहला और आखिरी चुनाव। अनवर भाई कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अभी तक जिन लोगों को ताकत दी, उन्होंने जितनी मजबूत लड़ाई लड़ी वो आपके सामने, एक बार आप इस लड़ाई पर लड़ने का मुझे मौका देकर। आप बाहर क्या करते हो 79 सीट पे, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मगर मैं इस सीट पे आपको कह रहा हूं। और हो सकता है जिन चीजों से आप घबराते हो, क्योंकि फिर भी ये गजब की बात है कि वोट आपके हाथ में, घबराते भी आप ही हो, ठीक है। जिन चीजों से आप घबरा रहे, हो सकता है उनको भी समझ आ जाए और वो भी अपने बात को तैयार हो जाए। आप बताओ, एमपी तो आपने पहले बनाया है, पिछली बार भी तो आपने गठबंधन का बनाया था भाई। वो 370 में कहां खड़ा था? आप बताओ मुझे, उनकी पार्टी का स्टैंड क्या था? 3 तलाक पे कहां खड़ा था? आप मुझे बताओ। और तो छोड़ो, अभी वो परसों वो लोग कहां खड़े थे? आप मुझे बताओ। जब राज्यसभा में वोटिंग हो रही थी वो कहां खड़े थे? किसके पक्ष में खड़े थे? क्या उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया? आप बताओ ईमानदारी से। एक उन्होंने भाजपा को वोट दिया नहीं दिया? आप बताओ। आप अगर उनमें
अपना पहरेदार ढूंढ दे तो मैं क्या करूं? भाई मैं तो आपके सामने हूं, 11 साल से लड़ रहा हूं। कोई एक ऐसा अन्याय नहीं बता सकते कहीं भी हुआ हो जिस पर मैं न गया हूं, जिस पर मैंने आवाज उठाई हो, जिसकी आवाज मैंने बताई। मैं तो परसों भी बात साहब के यहाँ गया सफीने में शामिल होने के लिए, और फिर वो मिलक के लिए निकला था, उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2.5 घंटे में रहता मैंने कहा जाऊंगा, चाहे गोली चला दो, चाहे फांसी चढ़ा दो, चाहे जेल में तो जाऊंगा, रुकूंगा भी हटा, सीओ भी हटा, 25 लोगों का मुकदमा भी हुआ, जो मांगे उन पर चर्चा भी चल रही है। और ये भी कह दिया आप सब लोग सुन लेना कि गलती, ये गलतफहमी मत रखना दिल में कि इनकी आवाज उठाने वाला कोई है नहीं। इनकी आवाज उठाने के लिए चंद्रशेखर आजाद है, और जब तक चंद्रशेखर आजाद है तो आपको चंद्रशेखर आजाद से लड़ना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह याद रखना। ये बात उनको कह के आया और लड़ूंगा फिर जाके, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। इस देश में जिनके पास ताकत होती है उन्हीं की बात होती है। आप महसूस करके देखो कितने एनकाउंटर, कितनी मुसीबतें, कितने बुलडोजर, कितनी समस्याएं, और जिन नेताओं को हमने ताकत दी वो नेता बेचारे अपनी जान बचा लिए। आप महसूस करके देखो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो नेताजी को चक्कर आ जाते हैं, ईडी वाले आ जाते हैं। अब मेरे लिहाज लगा दो ईडी, सीडी, पीडी जो कुछ है सब लगा दो। मैं ऊपर नीचे से एक जैसा कहीं लगा दो, अंदर से भी ऐसा और बाहर से भी ऐसा। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। आप ये भी मेरी बात को तस्दीक कर लेना, अपने दिल पे हाथ रखे। आज पैसे वाला देश में राजनीति नहीं कर सकता। कोई पैसे वाला हो, उसके मुंह से आवाज निकलती है, आप मुझे उसका नाम बता दो। कोई कारोबार वाला राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। आज आप देख लो, क्योंकि जब कारोबार में बात आती तो आदमी वही कारोबार उसकी ताकत होती है। मैं तो सब चीज देख के आ रहा हूं, मैं तो कोई गलती करने के मूड में नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे भाई दिए, ऐसे बहादुर भाई जो इस हालात में भी अपने भाई से मोहब्बत करते हैं, उसकी आवाज बनने के लिए। मेरा शेयर मिल चुका है। अब दूसरी पार्टी के सामने माने नाम पैदा कर रखा है, जो तुम्हारा सामने मैं आपके लिए बहुत आप जल्दी हो जाओ मेरे बहादुर भाई। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं। इस हालात में भी यहां आके उसने साबित कर दिया कि मैंने जो आज तक मेहनत की उससे मैंने जो प्यार कमाया है उसमें दम। ये पैसे का दम नहीं, ये प्यार का दम है। मैं वचन देके कहता हूं। अच्छा, लेकिन आपका नाम आए और आपको जीत भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, भाईचारा। मैं भी भाई, मैं आपको एक वचन देख कहता हूं, मैं अटल हूं। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है वो मुकर नहीं सकता बात से। याद करने से पहले आपकी तरफ उठने वाली हर हाथ को जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़ा होगा मेरी बात। और अगर कुछ सालों के बाद आपके दिलों से ये आवाज ना निकले कि आपने जो नगीना में किया था उससे आपने इस मुल्क को बचा लिया था, मुझे आप बताना। क्योंकि मेरी बात याद रखना, चुनावी फैसले से बड़ा देश बचाने का फैसला भी आपके सामने। आप महसूस करके देखो कि अगर चंद्रशेखर आजाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो पूरे देश में जो एकता, जिस एकता को हम लोग लंबे समय से किसी ईमानदार आदमी इस पर प्रयास नहीं किया, वो बनने में देर नहीं लगेगी। दिन के दिन माहौल बदल जाएगा। वो भी पिटे हुए, छिटे हुए, लूटे हुए लोग हैं और आप भी सताए हुए मजलूम लोग हैं। और ये पिटे हुए, छिटे हुए, सताए हुए मजलूम लोग जिस दिन एकजुट हो गए उस दिन इस देश में इन पर जुल्म, जातीय अत्याचार नहीं है। तो और फिर आपकी हिस्सेदारी को भी कोई छीन नहीं पाएगा। आज तो किसी को आपके ऊपर थोप दो, आपको उसके पीछे खड़ा होना पड़ता है। जब आप इस मूवमेंट में बराबर के हिस्सेदार होंगे तो आप पीछे नहीं खड़े होंगे, आप मेरे साथ खड़े होकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये मुल्क हमारा है। हम इस मुल्क में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है, बाय चॉइस। ये हमारा मुल्क है और हम अपने मुल्क में जिएंगे तो मान सम्मान के साथ, दोनों दर्जे के नागरिक नहीं बनकर जिएंगे। ये बात बताने के लिए मैं आपके बीच में हूँ। मैं आपसे यही कहूंगा, आप जितने लोग हैं आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो आपके फोन में 40-40, 50-50, 100 नंबर है जो आप, और वो ये पूरा ऐसे परिवार है। आप देखो, महसूस करके आप फोन करोगे, सामने वाला आपका परिवार है, वो आपकी बात पे अमल करता है। आप उनसे कहो कि भाई देखो,
हमें मौका मिला है 2 महीने में एक मजबूत ताकत बनाने का। आप ये लड़ाई चंद्रशेखर आजाद भाई के भरोसे छोड़ दो, बस उसका साथ दे दो, वो हमारा भाई है। फिर आप देखो कि आपके इस एहसान को मैं पूरी जिंदगी भर चुकाता हूं, जिस तरह चुकाएगा। ठीक है। और मैं भी फिर कह रहा हूं, करो मरो ही है, मेरी बात को याद रखना। पीछे नहीं हटने दूंगा किसी भी कीमत में, बस क्योंकि अब समय हो गया आपको नवाज के लिए करना। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, बस याद रखना कि आपका एक भाई है जो हर सांस तक आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।